बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास है वीडियो न्यूटन्स लॉ के बारे में, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 3 है क्लास 9 का। न्यूटन्स के लॉज हैं, 3 लॉज हैं न्यूटन के मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे और उसकी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट वाली हो चाहे वो मोशन वाली हो, को चेंज ना कर दे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, सपोज करते हैं, तो वो तब तक पड़ी रहेगी टेबल के ऊपर जब तक हम खुद उसको उठा कर नहीं ले जाएंगे। ठीक है। एक फुटबॉल है, वो मूव करता रहेगा, उसको हिट किया वो मूव करता रहेगा जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स पर एक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर फुटबॉल को हम हिट करते तो वो मूव करता आखिरकार रुक जाता है। क्यों? उसकी रीज़न होती है ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरी होती है फ्रिक्शन। ठीक है। तो इसकी वजह से वो रुक जाता है। अगर इन दो चीज़ों को हम इग्नोर कर दें, फ्रिक्शन को भी इग्नोर कर दें, ग्रेविटी को भी इग्नोर कर दें, फिर अगर हम एक आइडियल सिस्टम अगर हम क्रिएट कर लें तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा खुद जब तक उसको हम स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ है, एन ऑब्जेक्ट move or at stop body moves or stop and remain its position until no external force act on it। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट ना करे तो अगर वो स्टॉप है या फिर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा और स्टॉप ही रहेगा। तो ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये मुझे रेज करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार है, सपोज कर लेते हैं ये एक कार बनाई जा रही है। सपोज करते हैं हमारे पास एक कार है, और फिर एक और सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्रक है। ये सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्रक भी है। ठीक हो गया, ये ट्रक है और वो कार है। अब ट्रक का जो वज़न होता है वो एज कम्पेयर टू कार ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा मैसिव होगा और वो कम मैसिव होगा। इसका वज़न ज़्यादा होगा, उसका वज़न कम होगा। ठीक हो गया। अब जस्ट इमेजिन कि कार के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है 2 न्यूटन। मतलब समझ के 2 बंदे इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर भी 2 बंदे ही फोर्स लगा रहे हैं। ठीक हो गया। उस पर भी 2 बंदे धक्का लगा रहे हैं, इसको भी 2 बंदे धक्का लगा रहे हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा? इन दोनों मैस की बात हो रही है। तो वो वाला ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा, उस वाले मैस में, उस वाले बॉडी में ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जिसका मैस कम होगा। राइट। यानी कि अगर ये कार का वजन कम है ना, इसको 2 बंदे भी धक्का लगा सकते हैं। अगर ट्रक है तो उसको 2 बंदे धक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो ट्रक मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कम फोर्स के साथ हम कम मैस वाले को मूव करवा सकते हैं, लेकिन कम फोर्स के साथ हम ज़्यादा मैस वाले ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा सकते। तो हम ये कहेंगे कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम मैस की बात करें, यहाँ पर मैस की बात हो रही है कि जितना ज़्यादा मैस होगा
मूवमेंट उसमें उतनी कम होगी, राइट। वेलोसिटी उसमें उतनी कम होगी, या फिर एक्सेलरेशन उसमें उतना कम होगा। जितना ज़्यादा मैस होगा मूवमेंट उतनी कम होगी। ज़्यादा मैस है तो मूवमेंट कम है, कम मैस है तो मूवमेंट ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, याद रखना आपने। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन है, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा मैस है तो एक्सेलरेशन इसमें कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर मैस की बात हो रही है, मैस अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम, क्योंकि एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होगा? फोर्स की वजह से। मैस अगर कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ बराबर अप्लाई हो रही है। तो इस वाले केस में कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। ठीक हो गया। अब एक इसको क्या देते हैं, कोई नंबर 1। अब एक और एग्जांपल इसी से ले लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम मैस दोनों का बराबर कर लेते हैं। पहले मैस डिफरेंट था, अब हम मैस बराबर कर लेते हैं। मैं एक और कार ले लेता हूँ, उसका भी मैस उतना ही है जितना कि कार 1 का है। ठीक है, दोनों का मैस एक इतना है। अगर मैस एक इतना तो इस बार मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर देता हूँ, 2 3 4। ठीक है, इस पहले केस में देखें फोर्स 2 बंदे धक्का लगा रहे हैं, दूसरे केस में 4 बंदे धक्का लगा रहे हैं। मैस जबकि दोनों का एक जितना है, इसका अगर 1000 kg है, इसका भी 1000 kg है। तो जस्ट इमेजिन कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा? ऑफ कोर्स वही ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा जिस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो वो है केस 2। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन है, मूवमेंट भी ज़्यादा है। कम फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कम है। तो इस ये वाला रिलेशन हमारे पास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक के बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए वो होगा डायरेक्टली। तो इस वाले केस में क्या था, ये यूनिवर्सली था कि एक के बढ़ाने से दूसरी कम हो रही थी। तो इसके ये हमारे पास एक और रिलेशन बन रहा है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। तो उसके बाद स्टूडेंट देखिए, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो हमारे पास आ जाएगी A प्रोपोर्शनल F/m। ठीक है। तो सर एक और चीज़ मैंने आपको शायद पहले बताई हो कि प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इक्वल एंड कांस्टेंट। 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इक्वल, कांस्टेंट के लिए हम K यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि K यूज़ किया हुआ था न्यूटन ने, F/m। K क्या चीज़ है स्टूडेंट? K इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास 1 होती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे A इज इक्वल टू F/m, चेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। दिस फार्मूला ये हमें कहता है कि ये हमारे पास होगी डेरिवेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये यहाँ पर ये फार्मूला ये बताता है कि जब व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक, डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जब कोई भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस होता है। अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी? एक्सेलरेशन मैस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, और ये मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक और चीज़ याद रखें, न्यूटन क्या है? न्यूटन इनफैक्ट यूनिट है। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। न्यूटन ने अपने ही नाम पर इसका यूनिट रखा था क्योंकि फोर्स उसी ने डिस्कवर की थी, तो न्यूटन इसलिए अपने नाम पर फोर्स यूनिट रखा है। तो न्यूटन है क्या चीज़? तो न्यूटन हमारे पास होता है, मैं चलो यहाँ कर देता हूँ, इसी फार्मूले को हम देखते हैं। न्यूटन 1 न्यूटन
क्योंकि फोर्स के न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन तब होगा जब ये हमारे पास है मैस, जब 1 kg वाले मैस में एक क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन तब होगा जब 1 kg वाले मैस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तब वो हमारे पास 1 न्यूटन होगा। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि जितना एक्शन होता है रिएक्शन भी उतना ही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्ड हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया कि एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? सपोज करते हैं कि दो बंदों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, एक बंदा थप्पड़ मारता है, दूसरा भी थप्पड़ मारेगा, ठीक है। उसने अगर पहले ने एक थप्पड़ मारा दूसरा भी एक मारेगा, क्लियर? ये हो गया एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। अगर एक उसने मारा तो उसने भी एक मारा है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट पहले ने थप्पड़ मारा दूसरे को, दूसरा थप्पड़ मारेगा पहले को जो कि ऑपोजिट में चल रहेगा, ठीक है। तो एक्शन का रिएक्शन होगा। क्लियर? तो सुनिए ये हमारे पास था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ये हमारे पास था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट